कभी सोचा है कि एक बिल्कुल नया क्रांतिकारी विचार आखिर दुनिया को बदलता कैसे है? आज हम देखेंगे कि बुद्ध ने ये कैसे किया और उनकी रणनीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों है। ये कहानी है किसी भी विचार को एक आंदोलन में बदलने की कला की। देखिए, ये सिर्फ इतिहास का कोई पाठ नहीं है। ये तो प्रभाव की कला के बारे में है कि कैसे एक अकेला व्यक्ति स्थापित व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। आइए इसे जरा गहराई से समझते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की, एक ऐसी दुनिया जहां सदियों पुरानी परंपराएं समझिए कि पत्थर की लकीर थी। ऐसे माहौल में कोई नया विचार लाना मतलब एक भूकंप लाने जैसा था। तो कोई कहाँ से शुरुआत करता है? एक ऐसा संदेश कैसे फैलाया जाए जो इतना अलग हो? खैर, बुद्ध की पहली चाल बहुत सरल थी लेकिन शानदार थी। उन लोगों को खोजो जो पहले से ही जवाब तलाश रहे हैं। ये शब्द हैं यशस के, एक अमीर बड़े घराने का बेटा जिसके पास सब कुछ था, दौलत, ऐशो-आराम, ताकत, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खाली था। उसकी ये चीख एक तरह से उस दिखावे की जिंदगी के खिलाफ एक बगावत थी। तो बुद्ध का जो संदेश था वो यस्सस के लिए बिल्कुल एकदम सटीक बैठा। वो त्याग की बात कर रहे थे और यस्सस इसी चीज से तो जूझ रहा था। और जैसे ही उसने इस रास्ते को अपनाया ना, इसका असर एक लहर की तरह फैल गया। मतलब ये सिर्फ एक इंसान के बदलने की कहानी नहीं थी, ये एक पूरे सोशल सर्कल को जगाने की बात थी। और फिर आते हैं सारिपुत्र और मुगल्लान। अब ये लोग कोई आम अनुयायी नहीं थे, ये तो खुद में बड़े प्रभावशाली लोग थे जिनके अपने सैकड़ों शिष्य थे। तो उनको जीतना मतलब सिर्फ दो लोगों को जीतना नहीं था, ये तो पूरी की पूरी कम्युनिटीज को अपने साथ लाने जैसा था। लेकिन देखिए, अनुयायियों को इकट्ठा करना तो सिर्फ आधी लड़ाई थी। असली चुनौती तो तब आई जब बुद्ध को पुरानी व्यवस्था का सामना करना पड़ा। ये एक नए विचार और स्थापित शक्ति के बीच सीधी टक्कर थी। मिलिए कश्यप बंधुओं से। ये उस जमाने के समझिए रिलीजियस रॉक स्टार्स थे। हर कोई उन्हें मानता था, बहुत शक्तिशाली थे, और उनके साथ 1000 वफादार अनुयायियों का काफिला था। एक तरह से वे बुद्ध के रास्ते में खड़ी सबसे बड़ी दीवार थे। तो बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने कोई बहस नहीं की, उन्होंने सीधा एक्शन करके दिखाया। ये कोई मामूली चमत्कार नहीं था, ये एक शक्ति का प्रदर्शन था। एक खतरनाक नाग को शांत करके बुद्ध ने ये दिखा दिया कि उनकी समझ कश्यप से कहीं ज्यादा गहरी है, और ये एक ऐसी चीज थी जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और ये जो बदलाव था, ये कोई बंद कमरे में नहीं हुआ था, ये एक पब्लिक अनाउंसमेंट थी। सोचिए, जब उनके हजारों अनुयायियों ने अपने गुरुओं के पवित्र सामान को नदी में बहते देखा, तो संदेश एकदम साफ था कि एक नया दौर शुरू हो चुका है। पुराना खेल अब खत्म। अब देखिए, किसी भी विचार को जिंदा रहने के लिए संसाधनों की जरूरत तो पड़ती ही है। बुद्ध का आंदोलन भी इससे अलग नहीं था। तो अगला कदम था उन लोगों का समर्थन हासिल करना जिनके पास शक्ति और पैसा दोनों थे। बुद्ध ने दो तरफ से समर्थन हासिल किया। एक, राजा बिंबिसार से राजनीतिक संरक्षण, और दूसरा, अनाथ पिंडिक जैसे अमीर व्यापारियों से आर्थिक मदद। ये दोहरा समर्थन बहुत जरूरी था। एक ने उन्हें सुरक्षा दी तो दूसरे ने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी संसाधन दिए। लेकिन राजा के लिए निर्णायक क्षण क्या था? वो था ये देखना कि उर्वेला कश्यप, एक ऐसा इंसान जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी से पूछते आए थे, अब वो बुद्ध का एक विनम्र शिष्य बन चुका है। अगर कश्यप जैसा महान व्यक्ति इस नए रास्ते को अपना सकता है, तो इसमें जरूर कुछ तो खास होगा। ये सबसे बड़ा सामाजिक प्रमाण था। तो जब हम इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो एक बहुत ही शक्तिशाली खाका सामने आता है। एक ऐसी रणनीति जो इतनी पुरानी होने के बावजूद भी आज भी उतनी ही असरदार है। ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। पहले उन लोगों को लक्षित करो जो नाखुश हैं, फिर जो स्थापित नेता हैं उन्हें चुनौती दो और जीतो, और फिर अभिजात वर्ग से समर्थन हासिल करो। हर एक कदम बिल्कुल नपा तुला था। और यही सवाल आज हमारे लिए है। जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, चाहे वो तकनीक हो, राजनीति हो या कोई सामाजिक बदलाव, क्या हमें इस हजारों साल पुराने पैटर्न की गूंज सुनाई देती है? सोचने वाली बात है ना?